हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 10 के मॉडल पेपर को लेकर आप सभी के लिए उपस्थित हूँ और ये बताने का आज मेरा पूरा प्रयास होगा कि आप पेपर हल करते समय कौन कौन सी सावधानियाँ बरतें ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकें। निश्चित रूप से यदि आज आप मेरी बताई गई ट्रिक के हिसाब से आप अपने पेपर हल करेंगे तो निश्चित ही आपके मार्क्स 100% होंगे। 100% मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, उन्हें लेकर मैं आया हूं। यदि आज आप मेरे इन सारी ट्रिक्स को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आप 100% मार्क्स प्राप्त करेंगे। ये मेरी अपनी एक सलाह और सुझाव भी है आपको कि किसी भी पेपर को, आइए हम देखते हैं, ये हमारा मॉडल पेपर है और ये मॉडल पेपर हल करते समय आपको सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जब भी आप बोर्ड परीक्षा में एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो सबसे पहले आप पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ें और इस पूरे पेपर को समझने का प्रयास करें कि इस पेपर में क्या क्या और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का है, हमें किस क्वेश्चन को कितना समय देना चाहिए। ये सब आपको दिमाग में सेट करके ही जाना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको सारे क्वेश्चंस के एक मॉडल दिमाग में तैयार कर लेना चाहिए ताकि आप एग्जामिनेशन में हॉल में पहुँचें तो पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर हों कि किस क्वेश्चन को कितना समय देना है, ताकि हमारे सारे क्वेश्चन सही समय पर और अच्छे ढंग से कंप्लीट हो सकें। तो आइए हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम पेपर को हल करें ताकि हमारे 100% मार्क हों। 70 मार्क्स का यदि हमारा कोई भी पेपर है तो उसमें आप जानते हैं कि 20 मार्क्स तो OMR शीट है, OMR होगा। 20 मार्क्स OMR पहले कंप्लीट करें, फिर 50 मार्क्स का जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा उसको भी हल करना है। तो कैसे हम हल करें कि हमारा ये 50 मार्क्स इधर डिस्क्रिप्टिव में भी कंप्लीट हो और इधर 20 मार्क्स हमारा OMR शीट भी कंफर्म हो। OMR शीट से संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप सभी को देखना चाहिए कि OMR शीट भरते समय कौन सी सावधानी रखें ताकि हमारा 20 मार्क कंप्लीट हो। और यदि आप उस वीडियो को देखते हैं और सारी सावधानियों के साथ अपना OMR शीट भरते हैं तो पक्का है ये आपको 20 मार्क्स जरूर दिलाएगा। उसी तरह 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो कॉपी मूल्यांकन की मैंने वीडियो बना कर रखी है, उसे भी आपको देखना चाहिए। तो आइए अब देर न करते हुए हम सीधे इस मॉडल पेपर की ओर चलते हैं और इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि जब भी आप कोई भी पेपर हल करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में हो तो पहले तो आपको अपने मन और मस्तिष्क को एकाग्र करके रखना चाहिए और सारे क्वेश्चंस पर फोकस करना चाहिए। और सबसे पहले तो आपको पूरा पेपर एक बार बड़े धैर्य के साथ पढ़ना चाहिए। ऐसा करते समय आपका मस्तिष्क सारे क्वेश्चंस पर कंसंट्रेट होने लगता है और फिर अब यदि आप आंसर लिखना शुरू करते हैं तो गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले पेपर में क्या है। चूँकि ये मॉडल पेपर है तो इसमें सबसे पहले मॉडल पेपर है, ये भी सत्र 2022-23 यानी 2022-23 का है, कक्षा 10 का है, विषय हिंदी है और ये खंड अ। यहाँ लिखा है समय 3 घंटे और 15 मिनट होंगे। फिर मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो 15 मिनट
आपके लिए है। ये 15 मिनट्स केवल और केवल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए ही होता है। आप सभी को ये 15 मिनट पूरे पेपर को पढ़ने में ही देना चाहिए। जितना समय हो सके 15 मिनट में जितना हो सके सारे क्वेश्चन को एक बार आप जरूर पढ़िए। इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाता है, माइंड कंसंट्रेट हो जाता है और आप कोई भी आंसर बड़े आराम से और पूरे अपने क्षमता के साथ लिखने में समर्थ हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें निर्देश क्या लिखा हुआ है। निर्देश ये लगभग सारे पेपर में आपको मिलेगा। इस निर्देश को आपको बड़े ध्यान से समझना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। यदि आप पहले से ही इन निर्देशों को पढ़े रहेंगे तो पेपर को पढ़ने में, ये निर्देश पढ़ने में आपका समय बच जाएगा। जैसे सबसे पहले पहला निर्देश क्या है इसमें, तो सबसे पहले है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ और यहाँ ये पेपर में ही भी आपको मिलेगा कि आप 15 मिनट्स अपना पूरा का पूरा पेपर पढ़ने में लगा दीजिए और पेपर के सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते रहिए। दूसरे निर्देश की ओर चलते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा खंड ब में विभाजित है। अब इस प्रश्न पत्र की बात हो रही है कि ये जो प्रश्न पत्र आपको मिला है, जो हिंदी का प्रश्न पत्र है, ये पूरी तरह से 2 खंड में बटा है, खंड अ और खंड ब। तीसरा निर्देश ये है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। ये भी बात मैंने बताया है। OMR शीट भरते समय आपको ये ध्यान देना होगा कि नीला और काले रंग का बॉल पॉइंट पेन हो और कलर करते समय OMR शीट के गोलों को बड़ी सावधानी से भरना है ताकि गोले जो है स्पष्ट रूप से रंगे जा सकें और उसमें कहीं भी गैप न हो। एक OMR शीट मैं आपको दिखा करके समझाना भी चाहूँगा। ये है OMR शीट और ये देखिए गोले भरे गए हैं। ये अंग्रेजी का है। फिलहाल अभी मैं आपको केवल दिखाना चाह रहा हूँ कि गोले भरने का तरीका क्या होना चाहिए। गोलों को आप सावधानी से भरेंगे, कोई भी गोला खाली न रहे और स्पष्ट रहे। यदि आप ऐसा भरने में पूरी तरह से सक्षम हैं तो 20 में 20 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। यही निर्देश आपको, निर्देश 3 जो है वो यही बता रहा है कि जब भी आप भरें तो OMR शीट को भरते समय इस सावधानी को जरूर बरतें। नेक्स्ट निर्देश को आप पढ़िए। निर्देश नंबर 4 है जो ये बताता है कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ये तो आपको पहले से ही भी पता है कि जितने भी हमारे OMR शीट पर मार्क्स क्वेश्चंस होंगे उन सब के लिए 1-1 नंबर निर्धारित है। 5वां निर्देश देखिए। प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। यानी ये आप दिमाग में रखिए कि खंड अ का पार्ट जो है, यानी जो आपका खंड अ 20 मार्क्स का है जिसे OMR शीट पर कलर करना है या भरना है, उसके लिए पूरा 1 घंटा आपके लिए निर्धारित किया गया है। यानी 1 घंटा आप पूरा OMR शीट को भरने में लगाइए और खंड ब के प्रश्नों को हल करने हैं तो 2 घंटे का समय निर्धारित है। यानी जो डिस्क्रिप्टिव खंड ब पार्ट है इसका, उसमें आपको 2 घंटे अपना पूरा समय देना है। इस तरह से आप अपने टाइम को बांध लीजिए कि खंड अ यानी OMR शीट को 1 घंटे में हल करना है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, और 2 घंटे में आपको 50 नंबर के अपने डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक आंसर जो होंगे उनको लिखना होगा। लास्ट निर्देश देखिए इसमें जो 6 नंबर पर है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। वो भी प्रत्येक प्रश्न के सामने आप देखेंगे तो ये मार्क्स लिखे हुए हैं कि ये इसी तरह से कितने मार्क्स के हैं। चाहे वो OMR के तो सारे क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, लेकिन इसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव के हैं, जैसे ये वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब का है तो इसमें जो है 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। फिर
इसमें जो है ये भी है, तो ये पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न है, ये भी 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। तो इसी तरह से प्रत्येक प्रश्नों के सामने अंक लिखे हुए हैं कि कौन से प्रश्न का कितना नंबर आपको मिलने वाला है। तो आइए अब हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले खंड अ को देखते हैं। खंड अ में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ, प्रश्न नंबर 1 देखिए, आप यहाँ लिखा है परीक्षा में जो भी प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, यहाँ इंडिकेशन मैं आपको एक अलग से दे दूँ कि आप परीक्षा हाल में कभी भी प्रश्न पत्र पर मार्क नहीं करेंगे। यहाँ मार्क करके मैं समझा जरूर रहा हूँ, लेकिन आप प्रश्न पत्र पर मार्क कदापि न करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के या शुक्लांतर युग के। तो ये हो गया आपका द्विवेदी युग के, यानी आप आंसर द्विवेदी युग। और आप OMR शीट में जब भरेंगे तो OMR शीट में आप पहले क्वेश्चन का ए वाला जो हिस्सा है उसको आप पूरी तरह से कलर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि निबंध है कि कविता है या नाटक है या कहानी है। तो आप जानते हैं कि ये निबंध है। फिर गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना है। गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है कि निराला जी की है कि हरिकृष्ण प्रेमी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग कब से कब तक का समय माना जाता है। तो यहाँ दिया है 1936 से 1943 तक, या 1919 से 1938 तक, या 1900 से 1918 तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भी 1919 से 1938 तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर ये नाम है, ये किस विधा की रचना है। जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार या भेंटवार्ता है, या रेखा चित्र है। तो ये आत्मकथा है, यानी जब भी OMR शीट पर भरेंगे तो ये दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है उसको आप रंग देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलिए। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की, प्रगतिवादी युग या छायावादी युग। तो ये द्विवेदी युग की रचना है, यानी इसे द्विवेदी युग पर आप मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, हरिऔध की है, हरिवंश राय बच्चन की है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो आपको पता है कि मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। प्रश्न 8 को देखिए, भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती रचना है सियाराम शरण गुप्त की कि मैथिली शरण गुप्त कि जयशंकर प्रसाद की महादेवी वर्मा। तो भारत भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आधुनिक काल कब से कब तक है। आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है। सन 1843 से अब तक, 1643 ईस्वी से 1843 तक, कि सन 1918 से 1936 तक, कि 1936 से 1943 तक। तो ये 1843 से अब तक माना जाता है, जिसे आधुनिक काल का समय माना जाता है। मतिराम किस युग के कवि हैं। तो मतिराम आधुनिक काल के कवि, या आदिकाल, भक्तिकाल या रीतिकाल के कवि हैं। तो मतिराम जो है वो रीतिकाल के कवि हैं। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 11। हास्य रस का अस्थाई भाव है। हास्य रस का अस्थाई भाव शोक, रति, हास या निर्वेद। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार
जो है उपमा अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है अथवा रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। इसी तरह प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल 3, 2, 4 या 5, तो इसमें 4 चरण होते हैं। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वी, मान, अक या आ? तो ये अक, आकर्षण शब्द में अक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2, 5, 6, 3। तो ये 2 हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर कर्मधार है, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो इसमें बहुब्रीहि समास है। प्रश्न 17 की ओर देखिए। तो आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप अश्रु, अश्रु होता है, अर्थात इसका एक सही है। अंशु नहीं होता, रोना नहीं होता, आंख नहीं होता। इसी तरह प्रश्न संख्या 18 की ओर चलिए। यण संधि का सूत्र है। यण संधि का सूत्र होता है इको यणच। ये यण संधि का सूत्र है, ये आपको याद रहना चाहिए। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। फलस्य शब्द का वचन और विभक्ति कौन सी है? तो फलस्य जो है वो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ये रूप के पर आधारित होता है, इसको आपको तैयार रखना चाहिए। इसी तरह धातु पर, धातु रूप पर आ गया। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। तो अपठत, अपठत आप जानते हैं कि प्रथम पुरुष। अपठत धातु का वचन और पुरुष पूछा है, का वचन एवं पुरुष कौन सा है? तो प्रथम पुरुष और एक वचन है। ये हो गया आपका 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को आपको तैयार रखना चाहिए। इसके अलावा ये 20 क्वेश्चंस हो गए, यानी 70 में 20 मार्क्स कंप्लीट हुआ आपका। अब आप चलिए 50 मार्क्स की ओर, जो वर्णनात्मक प्रश्न है और खंड ब है, जिसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना होगा। अब इसको लिखने के लिए अब इनके प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना और आंसर देना है। मैं प्रश्न पढ़कर समझा देता हूं, क्योंकि इसका उत्तर लिखने के लिए अभी आपको मैं एक अलग से वीडियो दूंगा जिसमें आंसर लिखकर मैं समझाऊंगा। सबसे पहले है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये गद्यांश है, इसको आप पढ़िए ध्यान से और इस पर लिखे हुए इसका उत्तर लिखिए। जैसे निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का साथ, धीर उत्साही का साथ ढूंढता है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नित्य विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। अब ये क्या है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ लिखना होगा, कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ देखिए रेखांकित करके लिखा हुआ है, इसकी व्याख्या लिखनी है, यानी इसमें ये लिखी गई बात का मतलब क्या है उसको व्याख्या करके लिखना है। ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तो ये भी आपको उसी पैसेज में आंसर मिल जाएगा। अथवा करके एक दूसरा पैसेज भी दिया है, यानी इसमें दूसरा पैसेज भी आप पढ़ सकते हैं। चाहे ये पैसेज कर सकते हैं जो ऊपर अभी आपने पढ़ा, इस पैसेज में या इस पैसेज में से कोई एक पैसेज आपको करना है। इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें या तो इन तीनों का आंसर दीजिए या तो इन तीनों का आंसर दीजिए। ये कभी मत करिए कि
एक क्वेश्चन आंसर इसका दीजिए और 2 क्वेश्चन का आंसर इसका दीजिए। जो भी पैसेज आप हल करेंगे उस पूरे पैसेज का आंसर आपको देना पड़ेगा। इसी तरह प्रश्न नंबर 2 देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें देखिए इसमें पद्यांश दिया है, पद्य दिया है और इसमें क्वेश्चन भी दिया है। इसमें भी अथवा करके दिया है, यानी जो पद्य हैं उन जो है पद्य में से किसी एक को आप चुनिए और जिस भी पद्य को करिए उसके तीनों क्वेश्चन का आंसर करना होगा। ठीक है, जैसे चरण कमर बंदो हरिराय, जाकी कृपा पंगु गिर लय है, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराए, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाए। इसका संदर्भ लिखना है, उसके बाद रेखांकित जो है अंश की व्याख्या करनी है, जो रेखांकित किया गया है उसकी व्याख्या करनी है और इसमें अलंकार भी बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। उसी तरह ये भी है, सुन सुंदर वैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर से ही रावे, अवलोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंजकली। इसमें से भी वही क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंजकली में कौन कौन सा अलंकार है ये भी बताइए। ये तीनों क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के हैं। इसी तरह दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी इसका ये संस्कृत में जो गद्यांश दिया है इसका अनुवाद करना है, हिंदी बनाना है, या इन दोनों में भी देखिए यहाँ भी इसमें या इसमें अथवा करके दिया, यानी इन दोनों में से किसी एक को करना है। इसी तरह ये जो है 2 है, 2 + 3 करके 5 नंबर दिया है। इसका मतलब हुआ कि किसी एक का संदर्भ पहले लिखना है, संदर्भ 2 नंबर का होगा और अनुवाद जो करेंगे वो 3 नंबर का होगा, यानी 2 नंबर में इसका संदर्भ और 3 नंबर में अनुवाद होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए संस्कृत पद्यांश आ गया, पद्यांश में भी वही बात है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी इसका संदर्भ लिखिए और संदर्भ में 2 नंबर का होगा और इसका संदर्भ सहित अर्थ जो लिखेंगे वो 3 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अपने पठित काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब आप जैसे ज्योति जवाहर खंड काव्य पढ़ाया जाता है तो जो भी जैसे मुक्तिदूत पढ़ते हैं या ज्योति जवाहर पढ़ते हैं या मेवाड़ मुकुट पढ़ते हैं, तो इनमें से जो भी खंड काव्य आप पढ़ते हैं उसमें से आपको ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का उत्तर लिखना है जो 3 नंबर का है, यानी इसमें से 2 इसमें है, 2 इसमें है और 2 इसमें है। इस तरह से कई खंड काव्य दिया है, इसमें से जो खंड काव्य आप पढ़ते हैं वो हमको लगता है कि ये ज्योति जवाहर खंड काव्य आपको हल करना है, जिसमें से किसी एक का, जैसे ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए, तो अब आपको जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण लिखना होगा, यही है। या ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, अपने में जो है संक्षेप में पूरी कथा वस्तु को लिखना है, ये आपका होगा 3 नंबर का। कोई एक ही करना था, ये सब ऑप्शन है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खंड काव्य पढ़ाई जाती है, तो जो खंड काव्य आप पढ़ते हैं उसी के आधार पर करना है, आपको ज्योति जवाहर करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब इसमें ये लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसमें से किसी एक को लेना है जिनका जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचना। जीवन परिचय 3 नंबर का होगा और उनके द्वारा क्या कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी रचनाएं हैं उनकी, उनको लिखेंगे 2 नंबर का। 3 और 2 = 5 नंबर मिलेंगे आपको। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये जो कवि हैं वही बात, जैसे यहाँ लेखक थे तो लेखकों में से किसी एक का लिखना था, अब यहाँ कवियों में से गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास, इनमें से आप जो है किसी एक का
जो है जीवन परिचय लिखते हुए इसको लिख सकते हैं। इसे आपको तैयार करना चाहिए। इनकी जीवन परिचय पर 3 नंबर मिलना है और इनकी रचनाओं पर 2 नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलिए। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। कोई एक श्लोक आपको याद रहना चाहिए और ये भी ध्यान देना है कि जो प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आप अपने अपने जो है पुस्तक में से, चूँकि 2 ठो ऑलरेडी यहाँ आप देखेंगे तो संस्कृत के 2 ये जो है पद्य दिए गए हैं। संस्कृत में ये 2 पद दिए गए हैं, 2 अलग अलग चैप्टर के होंगे। तो अब कैसे आप बच सकते हैं, कौन सा आप याद करिए। तो 2 चैप्टर का कम से कम 2 चैप्टर तो दिया रहेगा पेपर में, तो आप 3 चैप्टर, कम से कम 3 चैप्टर के श्लोक याद रखिए। और जब आप 3 चैप्टर के श्लोक याद रखेंगे तो 2 आएगा, 1 आपके पास विकल्प में रहेगा। कम से कम 3 चैप्टर के श्लोक आपको याद करके रखना है, तब तो आप 2 नंबर के हकदार हो जाएंगे। अन्यथा हो सकता है कि आप जो याद किए हैं और वही पेपर में आ गया तो उसको आप लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। इसी तरह निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब संस्कृत की उत्तर पुस्तिका से ही ये आपको जो है अपने किताब में से ये आंसर हैं। इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का केवल उत्तर देना है जो 2-2 नंबर का है। 4 नंबर ये भी है। इनके आंसर बहुत बड़े नहीं होते, एक जो है पंक्तियों में आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, निबंध लिखना। इस पर आपको पर्याप्त समय देना चाहिए और इसे खूब जो है समय लेकर के और पर्याप्त लिखना भी चाहिए इसमें, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और ज़्यादा नंबर का है, तो इस पर आपको पर्याप्त टाइम देनी चाहिए। जैसे कौन कौन से टॉपिक आए हैं, तो पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या, लाभ हानि और नारी सशक्तिकरण। इनमें से किसी एक को लेना है और बाकायदे किसी भी टॉपिक को लिखते समय आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको किसी भी शीर्षक पर यदि आप निबंध लिख रहे हैं तो कुछ टॉपिक मैं आपको बता दूं कि निबंध लिखते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहला नंबर होता है कि आपको लिखना चाहिए प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी उसका एक जो है इंट्रोडक्शन तैयार करना चाहिए कि हम जिस चीज़ के बारे में लिखने जा रहे हैं उसको हम जो है उसमें क्या है उसका वो उसके बारे में कुछ चीज़ों को लिखना होगा। और कोटेशन, उद्धरण, किसी के द्वारा कही गई कोई बात हो वो आपको कोटेशन डालना चाहिए, बाकायदे इन्वर्टेड कामा के अंदर कोटेशन लिखना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको, जैसे टॉपिक है यहाँ पर आपका पर्यावरण संरक्षण या आतंकवाद, जनसंख्या, कोई नारी सशक्तिकरण, तो इसमें से सबसे पहले हो गया प्रस्तावना, यानी उसके बारे में लिखेंगे कि ये टॉपिक क्या है, इसके बारे में क्या लिखना है। और दूसरे नंबर पर आप लिखिएगा उसमें ले लीजिए वर्णन, यानी जो भी टॉपिक मिला उसका वर्णन करना है अब। और वर्णन में अब आप ले सकते हैं इसके लाभ, हानि, ठीक है, या इसमें और भी चीज़ें देखनी हो, जैसे इसमें जो है गुण भी आ जाएगा, या दोष, उसमें दोष क्या हैं, ये सब अपने से ये अपने दिमाग में बना कर रखिए कि ऐसे हम टॉपिक बनाकर लिखेंगे तो हमारे पास मैटर मिलेगा। और तीसरे नंबर पर आपको जो है उपसंहार लिखना चाहिए। उपसंहार का मतलब होता है कंक्लूजन, यानी उपसंहार, यानी इन सब से क्या निकल कर आता है। जैसे जनसंख्या पर ही यदि आप लिख रहे हैं तो जनसंख्या जो है वो कहाँ तक जो है ये सही है या इससे बढ़ने से कुछ आगे भविष्य में क्या हो सकता है, इसको रोकने के लिए सरकार कितना जो है अपना प्रयास कर रही है, हम सभी को इसमें कितना जो है अपना प्रतिभाग करना चाहिए, हम कैसे इस पर काम कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। यानी इस तरह से पूरा का पूरा यदि आप अपना निबंध
बिल्कुल प्रस्तावना, वर्णन और उपसंहार के रूप में लिखते हैं और अपना पूरा जो है हैंडराइटिंग का ध्यान देते हुए उसमें जो भी लेखनी हो थोड़ा सुंदर होनी चाहिए, आपकी लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो उसके लिखने का तरीका स्पष्ट होना चाहिए। ये सब ध्यान देते हुए यदि आप अच्छे से लिखेंगे तो ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें 9 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि यदि आप अच्छे से पेपर को पढ़ के और अच्छे से उत्तर पुस्तिका में अपने लिखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए विवश होता है और निश्चित ही रूप से आप 70 में 70 नंबर भी ले आ सकते हैं। इसके लिए आप अब समय नहीं रहा, चूँकि आपका डेट शीट जारी हो चुका है, तो आप अपने तैयारी में लग जाइए और आप सभी 70 में 70 नंबर लाने का पूरा प्रयास करिए।